हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ रखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी इसकी, सीलोम, एंडोस्केलेटन, ब्लड वास्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नर्वस सिस्टम भी हमने पढ़ रखा है। तो आज बारी है इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने की। एक बात मैं बता दूं, अगर आपने इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी नहीं देखी है, अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए, इसकी डिफरेंट फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपका इसके बॉडी पार्ट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसिस। पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, हम बॉडी में अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? लंग्स के थ्रू लेते हैं। हमारी नाक से या हमारे मुंह से जो है एयर जो होती है वो अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर जाती है, हमारे लंग्स तक जाती है, और फिर वहाँ जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर देती है, जो कि फिर हमारे माउथ या फिर नोज़ के थ्रू बाहर को निकल जाती है। तो ये होता है प्रोसेस रेस्पिरेशन का। अब यही रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे बेलेनोग्लोसिस में। हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। पर चूँकि हमारा बेलेनोग्लोसिस, हमारा एकॉर्न वर्म जो है वो काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो फिर इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है बेसिकली द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ बेलेनोग्लोसिस कंप्राइजेस टू स्ट्रक्चर्स. The first one is the branchial portion of pharynx bearing gill slits, and the second one is the branchial sac that open through gill pores. यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो यही दो स्ट्रक्चर हैं। अगर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये बॉडी पार्ट्स भी नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम पढ़ेंगे ब्रैंकियल फेरिंग्स के बारे में। There are two lateral longitudinal parabranchial ridges divided the pharyngeal cavity into dorsal respiratory or branchial portion and ventral digestive portion. अब हमारे जो वर्म की बॉडी है, हमारे बेलेनोग्लोसिस की जो बॉडी है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। थ्रू व्हाट? थ्रू पैराब्रैंकियल रिजेस। जी हाँ, ये पैराब्रैंकियल रिजेस जो हैं हमारे वर्म की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। वो दो पार्ट्स क्या हैं? पहला पार्ट है हमारा इसका डॉर्सल रेस्पिरेटरी और ब्रैंकियल पोर्शन। ध्यान दिएगा इस बात पे, मैं कह रही हूँ डॉर्सल है, यानी कि ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा हमारे वर्म की। और दूसरा क्या है हमारा? वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन, जहाँ पे हमारे बेलेनोग्लोसिस का डाइजेस्टिव पार्ट पाया जाता है, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो कहाँ पे होता है? वेंट्रल पार्ट पे होता है। डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है, मैं अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ, पर एक बार और बता देती हूँ। जैसे कि हमारा जो बेलेनोग्लोसिस है उसके जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड पे क्रीप कर रहा है, वो होता है हमारा वेंट्रल स्ट्रक्चर। और जो हमारे ऊपर का, यानी कि इसकी जो पीठ वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है? वो होता है इसका डॉर्सल पार्ट। वो डॉर्सल पार्ट जहाँ पे हमारा ब्रैंकियल पोर्शन पाया जा रहा है, जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन होगा। और नीचे वाला क्या है हमारा? नीचे वाला है हमारा वेंट्रल पार्ट, जहाँ पे इसका डाइजेशन पाया जाता है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। डॉर्सो laterally on each side the branchial portion of pharynx is perforated by longitudinally series of numerous U-shaped opening called the gill slits. अब यहाँ पे बात हो रही है गिल स्लिट्स की। गिल स्लिट्स की पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। डॉर्सोलेटरली ऑन ईच साइड, यानी कि डॉर्सोलेटरली अगर आप इस पे देखेंगे, इसके ब्रैंकियल पोर्शन पे देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, गिल स्लिट्स वही स्ट्रक्चर है, गिल स्लिट हमारा वही मेन स्ट्रक्चर है जिससे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है ना? द नंबर ऑफ गिल स्लिट्स वेरीज एंड इंक्रीजेज एज द एनिमल ग्रो ओल्डर।
अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो बेलेनोग्लॉसिस है वो जब यंग होता है तो उसकी जो गिल स्लिट्स होती हैं वो अलग शेप की होती हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इसके नंबर की। नंबर देखा जाए तो मतलब कि किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं गिल स्लिट्स, किसी में कम भी हो सकती हैं। कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे वैरी करती हैं गिल स्लिट्स जो हैं। और इसकी एक अच्छी बात हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जब वर्म यंग होता है तो उसकी जो गिल स्लिट्स होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, सर्कुलर या फिर ओवल होती हैं शेप में। उनमें टंग बार नहीं पाई जाती है। अब टंग बार क्या होती है वो भी अभी हम आगे देखते हैं। रुकिए, आप देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए। Each gill slit is broad oval slit in the beginning, but later a hollow projection of dorsal pharyngeal wall called tongue bar grows into slit, making it U-shaped. देखिए यहाँ पे फिगर 1 से लेके आप फिगर 4 तक देखिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन अराइज होता है। प्रोजेक्शन कह लिए या फिर एक डिप्रेशन आप कह लिए, यहाँ पे वो डिप्रेशन अराइज होता जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। और वो जो कैविटी बनती है एक यू शेप देती है हमारी गिल स्लिट को। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टंग बार। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आप 4th वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे एक यू शेप्ड कैविटी बन गई है जिसको हमने नाम दिया है टंग बार। इसके बारे में हम पहले भी अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बट ऐसे नहीं पढ़ा था क्योंकि ये हमारा रेस्पायरेशन में, तो हमें इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो है होता क्या है, वर्म हमारा जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी एज होती जाती है, तो ये डिप्रेशन डीप होता जाता है। पहले तो वो यंग स्टेजेस में उसका जो गिल स्लिट होता है वो सर्कुलर ही होता है, तभी बाद में आते आते ये यू शेप्ड का हो जाता है। ठीक है ना। The hollow tongue bar encloses coelomic cavity and do not touch the ventral side of gill slits. जो हमारा ये जो है हमारा टंग बार है, इसके अंदर एक कैविटी इनक्लोज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोमिक कैविटी बोलते हैं। जी हाँ, इसके जो और सीलोम क्या होता है हमारा, जो इसकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो प्रेजेंट होती है कैविटी, उसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। इसके बेलेनोग्लॉसिस सीलोम पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो भी इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे गिल स्लिट की बात। अब गिल स्लिट को जो है, हमारी इतनी सारी गिल स्लिट्स हैं, उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? उस स्ट्रक्चर का नाम है गिल सेप्टा। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर को सेपरेट करना होता है तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? सेप्टा, ऑब्वियसली। द पोर्शन ऑफ फेरेंजियल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट यू शेप गिल स्लिट आर कॉल्ड गिल सेप्टा। अभी मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी गिल सेप्टा दिखता कैसा है असल में। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे गिल सेप्टा होते कैसे हैं। गिल सेप्टा जो होते हैं सॉलिड होते हैं और उनमें जो होती है हमारी सीलों में कैविटी नहीं इनक्लोज होती है। ठीक है ना। गिल सेप्टा के आसपास सीलों में कैविटी नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अ टंग बार इज कनेक्टेड विद इट्स एडजेसेंट गिल सेप्टा बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन आर कॉल्ड साइनेप्टिकुला। ठीक है ना। जो हमारे गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट जो होते हैं हमारे, अ टंग बार इज कनेक्टेड विद इट्स एडजेसेंट गिल सेप्टा। जो टंग बार होता है हमारा वो गिल सेप्टा से कैसे कनेक्टेड होता है? वो एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होता है और उस कनेक्शन का नाम है साइनेप्टिकुला। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम। The tongue bar and gill septa are supported by M-shaped rod, is bifurcated at the free end and lies in gill septum, while its outer arms lies in the adjacent tongue bars. ये देखिए यहाँ पे ये M-shaped आपको एंडोस्केलेटन दिखाया है मैंने इसके टंग बार का। इसके एंडोस्केलेटन, इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम पहले भी अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो कौन सा वीडियो? वो हमारे बेलेनोग्लॉसिस का एंडोस्केलेटन है, जिसमें मैंने इसकी पूरी बॉडी के जो एंडोस्केलेटन है उसको मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है ये, उसमें ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये होते कैसे हैं? ये एम शेप्ड होते हैं। जैसा कि आप देखिए कि हमारे गिल स्लिट में कितना प्रॉपरली फिट हो सकते हैं। 2 गिल स्लिट्स के बीच में ये फिट होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी, ये कैसे होते हैं? ये एम शेप्ड होते हैं। ये रॉड्स जो हैं, एक एक रॉड इसका हमारी एक एक गिल सेप्टा के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। आउटर देखिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दिएगा। टंग बार
and gill septa are supported by M-shaped rod is bifurcated at the free end and lies in gill septum while its outer arm lies in the adjacent tongue bars. देखिए मैं इसको आपको सही से समझाती हूँ, एक मिनट मैं पेन खोल लूँ। देखिएगा ये जो है ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये कहाँ पे आता है, ये उसके सेप्टा में आता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक गिल स्लिट में आएगा और ये वाला जो रॉड है ये दूसरी गिल स्लिट में आएगा। तो इसी तरह से ये हमारा गिल स्लिट को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर आप एम शेप देख रहे हैं ये पूरा एक गिल स्लिट में नहीं बैठता है, ये जो है बीच में हमारे सेप्टा, ये वाला सेप्टा में बैठता है। ठीक है ना। और इसका जो ये वाला आर्म है ये पहली गिल स्लिट में बैठेगा और यहाँ पे जो उसके एडजेसेंट गिल स्लिट होगी दूसरा वाला आर्म हमारा वहाँ पे फिट होएगा। ठीक है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम Thus each tongue bar contain 2 arms of adjacent skeletal rod, जो मैंने अभी बताया। ठीक है ना। बीच वाला जो रॉड है हमारा वो कहाँ आता है, वो हमारे गिल सेप्टा में आता है। और जो बराबर के हमारे रॉड्स हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट वे, वो जो है हमारा किसमें आता है, गिल स्लिट में, एडजेसेंट गिल स्लिट्स में आता है। ठीक है। ईच यू शेप्ड गिल स्लिट इज रिचली लाइंड बाय सीलिया कॉल्ड लेटरल सीलिया। जो हमारी गिल स्लिट्स होती हैं उन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेटरल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। जो कि वाटर करंट जनरेट करते हैं। क्यों वाटर करंट जनरेट करते हैं, वो इसलिए जनरेट करते हैं ताकि वो फूड को अंदर ले सकें और ऑक्सीजन को भी अंदर ले सकें। ये कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी कम फूड करंट कहलाता है ना हमारा। हम इसको इसके डाइजेशन में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके ब्रैंकियल सैक्स की, जो कि है हमारे बेलानोग्लोसिस का दूसरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। Gill slits do not directly open to outside. Each gill slit open into a gill pouch called branchial sac which lies between the body wall and pharynx. देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से चीज़ों को समझते हैं तो बहुत सही समझ में आती हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रैंकियल सैक कहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ब्रैंकियल सैक दिखाया है ना। ये जो हॉलो कैविटी है दिस इज़ नथिंग बट द ब्रैंकियल सैक। और उसके बाद अब आप सेप्टम देखिए, ये सेप्टम है हमारा, ये रहा हमारा गिल सेप्टम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये गिल सेप्टम है। यही वो सेप्टम है जिसमें हमारा जो एम शेप है, एम शेप का हमारा एंडोस्केलेटन बोन लाइक स्ट्रक्चर है, उसका बीच वाला रॉड फिट होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। ये हुआ ऐसे करके, यहाँ पे बीच वाला रॉड आया इसमें और फिर यहाँ पे आया हमारा दूसरा रॉड। ये दोनों रॉड इधर हैं, ये देखिए, और बीच वाला रॉड हमारा सेप्टा में आ गया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए और कौन कौन से स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा टंग बार। ये देखिए ये टंग के जैसा है ना, तो हमें इसको टंग बार नाम दिया है। और इसके बीच में जो कैविटी दी हुई है हमारी, वो सीलोमिक कैविटी है। किसकी, हमारे टंग बार की सीलोमिक कैविटी है। और ये रहा हमारा ब्रैंकियल सैक। Each branchial sac is turned open to exterior by a small independent gill pore. अब ये जहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है ना, जो हमारा ब्रैंकियल सैक, ये जो है पूरा, ये जो कैविटी है हमारी, ये क्या है, ये ब्रैंकियल सैक है। ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये एक गिल पोर के थ्रू ओपन हो रहा है आउटसाइड। ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया ये सारे स्ट्रक्चर्स। अब ये डायग्राम जो है हमारा वो बेलानोग्लोसिस माइसिकेंसी का दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये थोड़ा अलग होता है, फिर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है बहुत सारे हमारे ब्रैंकियल सैक मिलके एक गिलपोर में ओपन होते हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब 4 ब्रैंकियल सैक यहाँ पे मिलके एक गिलपोर में ओपन होते हैं। और बाकी सारी जो हमारे बेलानोग्लोसिस की स्पीशीज़ हैं उसमें क्या होता है, उसमें ब्रैंकियल सैक्स अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग गिलपोर्स होती हैं। ओके देखिए
However, in Balanoglossus mycecensi, the first 4 branchial sac unite to open by a common gill pore. यहाँ पे जो है 4 branchial sac जो है वो unite करके एक ही gill pore में open होते हैं. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. The collar coelom also communicate with the common branchial sac of its outside through the collar canal. अब हमारे collar canal में जो है ये हमारे जो कॉलर रीजन है, हमारे बेलानोग्लोसस का जो कॉलर रीजन है, उसके जो ब्रांकियल सैक हैं वो कहाँ से ओपन होते हैं, वो कॉलर कैनाल से बाहर को ओपन होते हैं. मैं बता चुकी हूँ ये भी, इसमें बहुत सारे कैनाल्स होते हैं. ठीक है ना, मैं इसको अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. ये वाले कैनाल जो होते हैं ये कुछ पोर्स होती हैं जो हमारे बेलानोग्लोसस के आउटसाइड खुलती हैं, जिससे हमारी सीलोमिक फ्लूइड अंदर आती है. ठीक है ना, सी वाटर अंदर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं. चलिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं हमारे. द गिल पोर आर विजिबल एक्सटर्नली इन 2 longitudinal rows, one on each side of mid dorsal ridge in the branchiogenital region of the trunk. जो हमारी गिल पोर्स हैं वो बाहर को दिखती हैं. ठीक है ना, हर साइड पे एक एक गिल पोर होती है जो कि डॉर्सल रिज इन द ब्रांकियोजेनिटल रीजन ऑफ ट्रंक में प्रेजेंट होती है. ठीक, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. देखिए, यहाँ पे गिल स्लिट दिखाई गई है और ब्रैंकियल सैक भी दिखाया गया है. बॉडी वॉल है हमारी, और बॉडी वॉल के बाद हमारा क्या प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है. इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लिए. आप अपना आंसर जो है ये तीनों डायग्राम बना के आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना, अब हम मूव करते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ. अब देखेंगे ये सब होता कैसे है, रेस्पिरेशन होता कैसे है. देखिए, द लेटरल सीलियर लाइनिंग द गिल स्लिट्स क्रिएट अ वाटर करंट दैट एंटर्स द फेरिंग्स थ्रू माउथ, देन पासेस थ्रू गिल स्लिट्स इनटू द ब्रैंकियल सैक एंड फाइनली लीव्स थ्रू द गिल पोर्स. अब होता क्या है, इनकी जो गिल स्लिट्स हैं वो वाटर करंट जनरेट करती हैं. कैसे जनरेट करती हैं, वाइब्रेट करके. इनकी गिल स्लिट्स जो होती हैं वो वाइब्रेट होने लगती हैं, जिससे जो वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है. अब जब वो सी वाटर अंदर आता है तो वो क्या लाता है, फूड लाता है, ऑक्सीजन लाता है. ठीक है ना, ये क्या है, क्या है हमारा रेस्पिरेशन में क्या होता है, गिल स्लिट जो होती हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, एक फूड करंट क्रिएट करती हैं सीलिया के थ्रू हमारे. ठीक है, फिर वो फेरिंग से होते हुए माउथ तक आता है, फिर वो गिल स्लिट से पास होता है ब्रैंकियल सैक में, और उसके बाद वो गिल पोर से निकल जाता है. ये तो हो गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक. ये पूरा हमारा क्या मिलकर बता रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक बना रहा है कि कैसे वाटर अंदर आ रहा है और कैसे वो बाहर चला जा रहा है. द टंग बार आर रिचली सप्लाइड. अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन असल में होता कैसे है. जो टंग बार होते हैं हमारे, उनमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जिनमें बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट होता है. अब यहीं पे जब वो यहाँ पे आता है वाटर, तो क्या होता है, टंग बार पे जब वाटर पहुँचता है तो वहाँ पे ही डिफ्यूजन हो जाता है. ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आ जाता है इन कैपिलरीज के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चला जाता है इसी के थ्रू. द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरीज नेटवर्क टेक्स अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड डिफ्यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू इट. तो ये हो गया हमारे बेलानोग्लोसस के रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म. आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं. ठीक है ना, और एक बात मैं और बता दूं आपको कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अक्सर एग्ज़ाम में. ये टॉपिक भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सलाह ये दूंगी, इसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के आप पॉइंट्स में लिखिएगा. अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. ऐसे अगर आप पैरा टू पैरा उतार देंगे तो फिर वो पढ़ने में फिर बोरिंग लगने लगता है एग्ज़ामिनर को भी. तो ठीक है ना, वैसे आपको आंसर जल्दी भी कर पाएंगे, शॉर्ट भी लगेगा. और हाँ, इसको डायग्राम से सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में जो होता है वो मतलब 70% to 80% डायग्राम का ही मसला होता है. इसलिए प्लीज़ इसके डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा. ये जितने डायग्राम मैंने इसमें दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए. अपने नोट्स आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही काफ़ी है. ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.